हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया हो यार। तो बेटा लास्ट क्लास तक में हमने कंसिडरेशन टॉपिक में नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट को करा था। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का एक फटाफट से ओवरव्यू देता हूँ। बेटा लास्ट क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा था, दैट इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट ये जो टॉपिक है बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, बहुत सिंपल। कह रहा भाई सुनो, कह रहा अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन वाला एलिमेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं हो सकता। यार एक बात बताओ मुझे, क्या ये कोई नई बात है? क्या ये कोई नई बात थी? क्या ये आपने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ी थी एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, सब कुछ था। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन वाला एलिमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनेगा। सर वैलिड नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? तो बेटा आंसर था, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनता है वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल। वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल, दिस इज द जनरल रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कि भैया कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस जनरल रूल के कुछ 7 एक्सेप्शंस है। मतलब लॉ मेकर ने एक्सप्रेसली खुद से 7 केसेस ऐसे बताए हैं जहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इवन विदाउट कंसिडरेशन वैलिड बनेगा, और इसमें से 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 100%। मैं पहले बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो जनरल रूल क्या है कि अगर भैया कंसिडरेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल। लेकिन एक्सेप्शन 7 केसेस में चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, अगर कंसिडरेशन नहीं भी है ना, उस भी केस में अगर वो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है तो बेटा उस केस में बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एनफोर्सेबल बन सकता है। बट कुछ कंडीशन बताइए, कुछ केसेस बताए हैं। बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने 3 केस बताए थे। नंबर वन बेटा पहला केस था इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या था? एक कॉन्ट्रैक्ट था जहां पे एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है। एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है, और एजेंट अथॉरिटी के अंदर जितने भी एक्ट करेगा उसके लिए लाइबल बाइंड कौन होगा? प्रिंसिपल। जैसे आप कंसाइनमेंट में पढ़ते थे, कंसाइनर कंसाइनी। तो बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसमें चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो, दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बिल्कुल वैलिड रहता है। मतलब नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2, बात कर रहा है कंप्लीटेड गिफ्ट की। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब है मैंने एक गिफ्ट हैंड ओवर कर दिया अदर पर्सन को। जब भी कोई कंप्लीटेड गिफ्ट का केस होगा बेटा, उसमें हमेशा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वैलिड। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, नंबर 2 कंप्लीटेड गिफ्ट, और थर्ड पॉइंट जो हमने लास्ट क्लास देखा था दैट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में आपको 4 कंडीशन बताई थी। अगर आप चारों कंडीशन को फुलफिल करते हो तो इवन विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वैलिड। 4 कंडीशन कौन सी? नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटर्न होना चाहिए। नंबर 2 रिटर्न के साथ साथ आपको उसे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा उसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। और नंबर 4 नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। तो भैया अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज है, और आपने प्रॉमिस को रिटर्न एंड रजिस्टर करवा लिया, तो इवन विदाउट कंसिडरेशन भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड। मेरे हिसाब से आपको 3 पॉइंट में एकदम क्लियरिटी आई हो। तो बेटा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल है। बट देयर आर सब एक्सेप्शंस जहां पे बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एंड अनएनफोर्सेबल बनेगा। देयर आर 3 केसेस जो हमने अभी तक स्टडी कर लिए। पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कंसिडरेशन नहीं चाहिए। दूसरा कंप्लीटेड गिफ्ट, कंसिडरेशन नहीं चाहिए। तीसरा नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंसिडरेशन नहीं चाहिए अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो। और कंडीशन क्या है? रिटर्न, रजिस्टर्ड, नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड पार्टीज के बीच में नियर रिलेशनशिप। तो दीज आर दी 4 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। और हम अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए अपन लोग स्टडी करेंगे बेटा, दैट इज पॉइंट नंबर 4 को, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज बड़े ही ध्यान से समझेंगे। अभी यहां पे मैं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ को कुछ नहीं देखना, आप बस हेडिंग डालेंगे पॉइंट नंबर 4 कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, और आप जो है आराम से इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, यहां पे इसका एग्जाम्पल करवा रहा हूं मैं।
पहले इस एग्जाम्पल को समझेंगे, अगर ये समझ आ गया फिर हम ये भी देख लेंगे क्या बोल रहा है। बेटा समझने की कोशिश करना बड़े ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए बेटा यहां पे कौन है, ये मैं हूं, रोहित सर। यहां पे हमारे एक अनदर पर्सन है जिनका नाम है जतिन भाई। अब समझना बड़े ध्यान से, होता क्या है बेटा, जतिन भाई जो है ना, उनका सीए फाउंडेशन का मई अटेम्प्ट में एग्जाम है, जिसमें उन्हें पूरा एग्जाम देना, मतलब अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको सब कुछ। अब जतिन भाई जो है, जतिन भाई को लॉ में बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे लॉ के रिगार्डिंग डाउट्स है। मतलब जतिन भाई को बहुत सारे डाउट्स है जो जतिन भाई को समझ नहीं आ रहे लॉ में। अब समझो, मैं एक दिन जतिन भाई से मिलने गया और मैंने बोला जतिन भाई क्या हाल है, बड़े परेशान से लग रहे हो। जतिन भाई कह रहा सर क्या बताए सर, कह रहा सर जब से इस कोर्स में आया सर बैंड बज गए सर जिंदगी खराब हो गई सर पूरी, सर समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या टेंशन है, बता। जतिन कह रहा सर मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स सेक्टर ठीक था सर, जब से लॉ पढ़ना स्टार्ट करे ना सर दिमाग का बिल्कुल ऐसे तैसी हो गई है। मैंने कहा प्लेलिस्ट देखी है क्या भाई की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट देखी है? नहीं देखी तो देख फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर मक्खन के माफिक समझ आएगा। जतिन कह रहा सर वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन वो तो बात की बात है सर, वो तो पूरा पढ़ेंगे पर पहले सर मुझे ना लॉ में बहुत कॉन्सेप्चुअल डाउट है, बहुत सारे डाउट है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा एक काम कर, तू पूरी प्लेलिस्ट देख, आराम से देख, टाइम लेके, लेकिन जो भी डाउट है तो अपने भाई से पूछ, तेरा भाई जिंदा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घर से उठवा लेंगे बंदों को। तेरा भाई टेंशन ले रहा है, लॉ में टेंशन ले रहा है, बेटा किसी में टेंशन नहीं लेनी, तू लॉ में टेंशन ले रहा भाई के सब्जेक्ट में। तो जतिन ने कहा सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा मेरे को ऑफर दिया, मतलब सर मजा आ गया सर, आपकी बात सुन के सर रोना आ रहा है सर। तो मैंने बेसिकली अपने आप देखो, इसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। मैंने यहाँ पे अपने आप से, खुद से, अपनी इच्छा से, जतिन को लॉ में डाउट थे तो मैंने अपनी इच्छा से जतिन भाई को एक वॉलंटरी सर्विस दी। बेटा वॉलंटरी सर्विस समझ रहे हो अपना, मतलब जतिन ने मांगी नहीं थी सर मेरे को लॉ में डाउट है, प्लीज डाउट क्लियर कर दो सर, प्लीज। मांगा नहीं खुद से, मतलब उसने बस इतना बताया लॉ में डाउट है। और मैं जैसे सुना लॉ में डाउट है, मैंने कहा जतिन भाई आपको कोई भी लॉ में डाउट है मैं अभी बताता हूं। और मैंने जो है जतिन भाई को पढ़ाना स्टार्ट करा। मैं डेली जतिन भाई को 2 हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पढ़ा रहा हूं, सारे डाउट क्लियर कर रहा हूं। सर क्या जतिन ने मेरे से ये वाली सर्विस मांगी थी? आंसर इज नो। जतिन ने बस मुझसे बताया कि सर मुझे लॉ में डाउट है, और मैंने खुद से वॉलंटरली अपना नाम दिया कि भैया लॉ में कोई भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे रोहित सर जतिन के लॉ के डाउट है, और मैंने खुद से बोला कि भाई जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा, मतलब मैं उसे वॉलंटरी सर्विस दे रहा हूं, वॉलंटरी सर्विस। अब एक बार बताओ, जैसे ये वॉलंटरी सर्विस मैंने दे दी, उसके बाद ना मैंने जतिन को पहले एक चीज पूछा बस। मैंने जतिन को बोला जतिन 5,000 रुपए हुए। मैंने कहा जतिन 5,000 रुपए को, भाई जतिन के पैरों से जमीन खिसक गई। कह रहा सर मैंने आपको अपना समझा था, आप तो सर पराये निकले सर मैंने एक बार बताओ, चलो सर 5,000 छोड़ो आप, क्या आपको मैंने एक बार भी बोला मुझे डाउट क्लास दो? मैं तो सर आपको बस ये बता था मुझे डाउट है, आपने खुद से बोला था आगे कि मैं डाउट क्लास दे दूंगा। आपने मुझे वॉलंटरी सर्विस दी थी। और अगर आप एसेंशियल एलिमेंट पे हो ना, पहले प्रीवियस लेक्चर में रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, वहां का पहला पॉइंट था कि भाई अगर आप कोई वॉलंटरी सर्विस दे रहे हो उसके बदले वो कंसिडरेशन नहीं है। तो क्या मैंने जो वॉलंटरी सर्विस दी है क्या ये कोई कंसिडरेशन है? सर नहीं। तो क्या इसके बदले अगर मैं 5,000 रुपए मांगू बाद में, क्या मेरे पास राइट है? सर कैसी बात करो सर, राइट नहीं है आपके पास। अगर जतिन मांगता लॉ की क्लास और फिर आप लॉ की क्लास देते, फिर कंसिडरेशन मांगते, सर तब समझ आता। लेकिन आपने खुद से वॉलंटरी सर्विस दे दी, और वॉलंटरी सर्विस देने के बाद कह रहे हो मैंने तो कंसिडरेशन दे दी, अब आप पैसे लाओ। क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज नो। तो सर यहाँ पे वॉलंटरी सर्विस कैसे कॉन्ट्रैक्ट, समझ नहीं आ रहा सर। बेटा समझो, बस इतना समझ आया कि रोहित सर ने लॉ के डाउट्स की वॉलंटरी सर्विस जतिन को खुद से दी थी, खुद से, बिना जतिन के मांगे। और मुझे पता था कि मैंने वॉलंटरी सर्विस दी है तो उसके बदले में कंसिडरेशन मांग नहीं सकता, तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। मैंने बस आराम से बच्चे को पढ़ाया, जतिन भाई के डाउट और क्लियर करे और मस्त करके अपने घर चला गया। अब समझना आगे कहानी।
बेटा 1 महीने बाद आफ्टर 1 मंथ जतिन का एग्जाम हुआ और जतिन का जो है ना रिजल्ट आया, जतिन का रिजल्ट आया। और भाई साहब असली की बात है, जतिन मेरा स्टूडेंट है, एक लॉ में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स, बढ़िया, मतलब क्या फाड़ दिया भाई ने पेपर। बंदा लॉ में बढ़िया पास हुआ और मेरे को बोलता है सर, मेरे को बोलता है सर थैंक यू सो मच सर आपने मुझे लॉ पढ़ाया इसलिए मैं लॉ में पास हुआ सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा जतिन भाई कोई टेंशन नहीं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। और जतिन भाई का जब रिजल्ट आया ना, जतिन भाई का जब रिजल्ट आया उसके 1 महीने बाद, बता दो 1 महीने बाद की कहानी, आफ्टर 1 मंथ, इसे इधर कर लेते हैं। आफ्टर 1 मंथ जतिन का क्या है बेटा, रिजल्ट आया। और जब जतिन का रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट वाले डेट पे ये रहा जतिन और यहां पर हूं मैं। अब समझना हो क्या रहा है, कहानी क्या हो रही है। अब जतिन भाई ने यहां पे रिजल्ट के 1 महीने बाद, सर वॉलंटरी सर्विस मैंने कब दी थी, 1 महीने पहले, एक रिजल्ट 1 महीने बाद रिजल्ट आया। और जैसे रिजल्ट आया जतिन इतना खुश हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया कि जतिन ने मेरे से प्रॉमिस कर दिया। समझना, यहां पर जब मैं सर्विस दे रहा था देयर इज नो सच प्रॉमिस, मैंने अपनी इच्छा से सर्विस दी थी। बाद में जब रिजल्ट आया, जतिन का रिजल्ट इतना अच्छा है, जतिन एक्साइटमेंट में इतना खुश हो गया कि जतिन ने मुझे खुद से, भाई मैं तो अपने घर पे बैठा था, मैं तो चुपचाप बैठा था, जतिन खुद से मेरे घर आया और कह रहा सर आपने जो 1 महीने पहले मुझे खुद से पढ़ाया था ना लॉ के डाउट्स, सर वो इतने अच्छे से पढ़ाए और मैंने इतने अच्छे मार्क्स आए सर, मैं पास हो गया फाउंडेशन में। सर मैं आज अग्नि को साक्षी मान के ये शपथ लेता हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं सर आपको, प्रॉमिस कर रहा हूं सर, मैं आपको 10,000 रुपीज गुरु दक्षिणा दूंगा, वादा कर रहा हूं सर, वादा। अब समझो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया मेरे साथ, आपको सिचुएशन समझ आ गई। बेटा यहां पे इस डेट पे मैंने जतिन को वॉलंटरी सर्विस दी थी। जतिन ने उस टाइम पे, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ नहीं है, बस मैंने अपनी इच्छा से सर्विस दे दी खुद से। 1 महीने बाद जतिन का रिजल्ट आया, जतिन खुश हो गया और जतिन ने मुझे बोला सर आपने जो 1 महीने पहले मुझे सर्विस दी थी उसके बदले मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, वो वॉलंटरी दी थी ना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको 10,000 रुपीज दूंगा, बस मुझे इतना बता दो, बस मुझे इतना सा बता दो। अब मान लो ड्यू टू एनी रीजन 2-3 दिन बाद जतिन 10,000 पे करने से रिफ्यूज करता है, 10,000 पे करने से रिफ्यूज करता है, तो क्या मेरे पास कोई लीगल राइट अवेलेबल होंगे। जतिन मुझे पता क्या बोल रहा है, जतिन कह रहा है सर 10,000 मैंने बोल दिया था, अब नहीं दे रहा मैंने कहा भाई क्यों नहीं दे रहा, ऐसे तेरे घर की बात थोड़ी है। जतिन कह रहा है सर सुनो आप ही ने पढ़ा है, सर कह रहे जब तक कंसिडरेशन नहीं है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैंने कहा मतलब, कह रहे सर देखो ना, देखो इस वाली साइड, कह रहे मैं तो आपको 10,000 रुपीज दे रहा हूं, लेकिन इन रिटर्न आज आप मुझे क्या दे रहे हो भाई। जिस टाइम मैं आपको 10,000 दे रहा हूं उस टाइम पे मुझे क्या आपसे कोई कंसिडरेशन, क्या बेटा यहां पे मैंने जतिन को किसी तरह की कंसिडरेशन दी थी, आंसर इज नो। तो जतिन मुझे यही कह रहा है भैया मैं तो आपको 10,000 दे दूंगा, क्या आप मुझे कोई कंसिडरेशन दे रहे हो। मैंने कहा नहीं आज तो नहीं दे रहा। जतिन कह रहा है अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला बेटा जिस टाइम तुझे पढ़ाया था ना उसमें से एक्सेप्शन याद है, कह रहा हाँ याद है। मैंने कहा पॉइंट नंबर 4 बोल, कह रहा पॉइंट नंबर 4 था सर कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। प्रोविजन क्या कह रहा है, बड़े ही ध्यान से समझना। प्रोविजन कह रहा है अगर किसी व्यक्ति ने आपको पास्ट में, पास्ट मतलब पहले किसी तरह की वॉलंटरी सर्विस दे दी, ठीक है, और वॉलंटरी सर्विस दी पास्ट में, और वॉलंटरी सर्विस देने के बाद आप उसको कुछ देने के लायबल नहीं हो, मानते हैं, लॉ खुद कह रहा है। लेकिन पास्ट में वॉलंटरी सर्विसेज देने के बाद जिसने वॉलंटरी सर्विस रिसीव करी थी ना जतिन, वो आज खुद से जाके ऐसा प्रॉमिस कर दे कि मैं आपको एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करूंगा। बेटा उस केस में भले ही आज के लिए जतिन को कोई कंसिडरेशन नहीं मिली इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस वाले में, लेकिन लॉ कह रहा है फिर भी जतिन बाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम अज्यूम करेंगे कि इस अमाउंट की कंसिडरेशन
जतिन को वॉलंटरी फॉर्म में पहले ही मिल चुकी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? समझो बेटा, दोबारा बता रहा हूं, अगर मैंने जतिन को वॉलंटरी सर्विस दी, जतिन भी चुप है, मैं भी चुप हूं, क्या मैं जतिन से पैसे मांग सकता हूं? आंसर इज नो। जतिन ने मेरे को कुछ नहीं देना क्योंकि मैंने खुद से दी थी सर्विस। लेकिन प्रोविजन क्या कह रहा है आप समझो, प्रोविजन कह रहा है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, कि भैया अगर आपने कोई वॉलंटरी सर्विस दी और उसके थोड़े टाइम बाद जिसको सर्विस दी थी वो सामने खुद से प्रॉमिस करने आ रहा है कि सर आपने जो पहले सर्विस दी थी ना वॉलंटरी वाली, उसके बदले ना सर मेरा बहुत अच्छा लगा, मैं आपको 1000 रुपए देना चाहता हूं सर। अगर एक बार उसने प्रॉमिस कर दिया बेटा, फिर भले ही उस टाइम पे, इस टाइम पे तो कोई कंसिडरेशन नहीं है ना जतिन के लिए, इस टाइम पे कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी प्रॉमिस करने के बाद ये वाला पार्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या बनेगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई कंडीशन? पकड़ो बेटा कंडीशन। पहली बात, सर्विस कैसी होनी चाहिए? वॉलंटरी सर्विस कैसी होनी चाहिए? पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज किसको दी? प्रॉमिसर को। किसको दी? प्रॉमिसर। क्यों प्रॉमिसर? अरे जतिन प्रॉमिस करे ना पैसे देने की, तो ये प्रॉमिसर हो गया, प्रॉमिसी। तो अगर आपने कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विस दी है प्रॉमिसर को और उसके बाद प्रॉमिसर खुद से आके कंपनसेट करने का वादा कर रहा है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं पैसे दूंगा उस वॉलंटरी सर्विस के बदले जो आपने 1 महीने पहले दी थी, उस केस में विदाउट एनी कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो यहां पे भले ही कंसिडरेशन नहीं है जतिन के लिए, बट अगर उसने खुद से आके प्रॉमिस कर दिया तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बनेगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या जतिन बाद में प्रॉमिस करने के बाद रिफ्यूज कर सकता है ये बोल के मेरे लिए कंसिडरेशन नहीं है? आंसर इज नो। भैया आपने क्यों बोला, क्यों मजे ले रहे हो? समझो मेरी बात। तो बेटा यही है प्रोविजन। आप एक बार रीड करेंगे जल्दी से, क्या बोल रहा है समझते हैं। पहले ही वाला पॉइंट कह रहे हैं अब प्रॉमिस। अब देखो यहां पे ना प्रॉमिस रिटर्न ओरल कुछ नहीं बोला, मतलब दोनों चलेगा। अगर नेचुरल नंबर डिफेक्शन बोला वहां पे रिटर्न बोला था क्लियर, तो रिटर्न में चाहिए। यहां पे बोला प्रॉमिस। प्रॉमिस कैन बी आइदर रिटर्न फॉर्म और ओरल फॉर्म। कह रहे हैं अब प्रॉमिस टू कंपनसेट, आपने प्रॉमिस करा किस चीज का? कंपनसेट करने का, होली और इन पार्ट। चाहे 10 कर दो, चाहे 6 कर दो, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट a person who has already voluntarily done something for the promiser। मतलब यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे प्रॉमिस कर रहे हो टू कंपनसेट होली और पार्ट अ पर्सन। किसको कर रहे हो? रोहित सर की बात कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने ऑलरेडी वॉलंटरली कुछ काम करा है फॉर दी प्रॉमिसर। प्रॉमिसर कौन है बेटा? जो पैसे देने का वादा कर रहा है, यानी जतिन। A person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable by law even without consideration। even without consideration। अब बस क्रक्स पॉइंट को समझो, क्रक्स पॉइंट को। पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि आपने कोई पास्ट में वॉलंटरी सर्विस दी है, वॉलंटरी। नंबर 2 प्रॉमिसर को दी है, और नंबर 3 देने के बाद प्रॉमिसर खुद से आपके पास आके उसे कंपनसेट करने का प्रॉमिस कर गया। तो बेटा उस केस में भले ही यहां पे कंसिडरेशन है या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड बनेगा। हमेशा क्या बनेगा? वैलिड। और यहां पे ये एसेंशियल फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या बेटा? सबसे पहला पास्ट वॉलंटरी सर्विस। सर्विस कैसी होनी चाहिए? पास्ट वॉलंटरी। नंबर 2 किसको देनी है? प्रॉमिसर को, मतलब जतिन को मिली। प्रॉमिसर जो है एग्जिस्ट करेगा एट द टाइम ऑफ सर्विस, मतलब जब मैं सर्विस दे रहा था जतिन था ना उस टाइम। और लास्ट प्रॉमिसर मस्ट इंटेंड टू कंपनसेट दी प्रॉमिसी, मतलब जतिन प्रॉमिस कर रहा है टू कंपनसेट रोहित सर। तो बेटा 4 पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। वॉलंटरी सर्विस होनी चाहिए, प्रॉमिसर को दी होनी चाहिए, प्रॉमिसर उस टाइम पे एग्जिस्ट करना चाहिए, और प्रॉमिसर खुद से आके प्रॉमिस टू कंपनसेट दी प्रॉमिसी कर दे। तो कंसिडरेशन हो या ना हो, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कैसा बनेगा? बिल्कुल वैलिड, एकदम बढ़िया। तो मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पॉइंट नंबर 4 इसका एग्जांपल जरूर ड्रॉ कर लेना बेटा, उसके बाद ये नोट कर लेना और एसेंशियल नोट कर लेना, ठीक है? तो 4 पॉइंट हो गए। तो दोबारा रिपीट करो, दोबारा। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शन कर रहे हैं, मतलब इन केसेस में कंसिडरेशन ना हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वैलिड, अगर आप कंडीशन को फुलफिल करोगे। पहला एक्सेप्शन है बेटा, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड। नंबर 2 इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड।
नंबर 3, इन केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इन केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, बट कुछ कंडीशन है। नंबर 1, एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न होना चाहिए। नंबर 2, रजिस्टर्ड होना चाहिए। नंबर 3, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। नंबर 4, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। चारों फुलफिल करोगे, इवन विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा। 3 पॉइंट हो गए। नंबर 4, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि अगर कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विस दी गई है टू दी प्रोमिसर, उस टाइम पे प्रोमिसर एग्जिस्ट करता है और प्रोमिसर ने खुद से आके प्रोमिसी को कंपनसेट करने का प्रॉमिस कर दिया, तो उस केस में इवन विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और एक बार अगर प्रॉमिस कर दिया, अब वो मुकर नहीं सकता, अब तो पैसे देने पड़ेंगे। अगर जब तक प्रॉमिस नहीं करा था बेटा, वॉलंटरी सर्विस के बदला पैसे डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि मैंने खुद से दी थी। बट अगर उसने खुद से एक बार प्रॉमिस कर दिया, अब देनी पड़ जाएगी भाई। अब नहीं देगा तो प्रसाद चेक हो जाएंगे जतिन भाई पे। समझो आप मेरी बात, डॉन हूं मैं। चलो मस्ती से हटके, ये समझ आपको। पॉइंट नंबर 4 बहुत बढ़िया। अब बेटा आगे आते हैं 5th पॉइंट। मैंने आपको बताया था बेटा आपके मॉड्यूल में स्ट्रक्चरिंग बड़ी ही घटिया है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपके मॉड्यूल में कोई बेसिक्स क्लियर नहीं करते, सीधा बस दे दिया है वो, ठीक है। तो एक पॉइंट आपके उसमें बेलमेंट। अब समझते हैं, देखो मॉड्यूल में क्या दिया है उससे हमें लेना देना नहीं है। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी सीए इंटर में आप पढ़ोगे, बट हाँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो आपका अगला एक्ट है, जिसकी मैंने पूरी सेपरेट प्लेलिस्ट बना के डाली हुई ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आप उसमें देखोगे आपको बेलमेंट का एक कॉन्सेप्ट दिख जाएगा वहां पे। बट अभी के लिए हम ऐसे समझते हैं भैया किसी को बेलमेंट कुछ नहीं पता, मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। बेटा देखो, समझना बेलमेंट क्या होता है। आप हमेशा आप में से कभी ना कभी किसी बंदे ने बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में एंटर हुए ही होंगे, मेरी गारंटी है इस बात की। समझना बेटा, एक चीज होती है सेल, एक चीज होती है सेल। समझना, ये नोट नहीं करना, कुछ समझा रहा हूं। सेल में क्या होता है ना, मैं सेलर, सामने वाला बायर, जो सेलर है ये मैं इसका ओनर हूं, मैं इसका ओनर हूं और मैंने इसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी सेलर से बायर को, ठीक है। दिस इज सेल। सेल में क्या होता है, सेलर गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर करेगा टू दी बायर। सेलर से ओनरशिप किसके पास जा रही है, बायर के पास, फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस। मतलब सेलर के एंड से गुड्स की ओनरशिप चली गई और बायर वहां से क्या देगा बेटा, पेमेंट ऑफ प्राइस। दिस इज सेल। सेल इसे बोलते हैं, सेल हो गई, ठीक है। बेलमेंट क्या होती है समझना। पहली बात बेटा, बेलमेंट जो है ना, बेलमेंट जब मैं उसकी बात करता हूं तो वो सेल से बहुत डिफरेंट है, सेल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा। मान लीजिए यहां पे मिस्टर ए है, अच्छा यहां पे मान लो विक्रम भाई है, ये विक्रम भाई ले लेते हैं, विक्रम बदमाश, विक्रम भाई। बेटा विक्रम भाई के पास ना मस्त करके बुलेट है, एक मस्त एकदम बुलेट है। अब विक्रम भाई के एक बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड का नाम आपको पता ही क्या है, जतिन भाई। अब समझना हो क्या रहा है, जतिन भाई को बेटा आज भाभी जी के साथ डेट पे जाना है। बड़े ध्यान से सुनना, जतिन भाई को भाभी जी के साथ डेट पे जाना है। अब जतिन भाई को जमाना है रौला जमाना, रौला दबदबा क्रेज करना है बंदे को। कह रहा भाई साहब पूरा हवा बना दूंगा। ऐसा कौन बोल रहा है, जतिन, मैं नहीं बोल रहा, जतिन भाई कह रहा पूरा क्रेज चाहिए अपने को, प्रश्न पूरा ऐसे 2-3 स्कॉर्पियो साइड में जा रही है, एक स्कॉर्पियो इधर एक स्कॉर्पियो इधर, बीच में भाई बुलेट लेके भाभी जी को चाहिए डेट पे, ऐसा हवाबाजी। अब जतिन भाई को भाभी जी के साथ जाना है डेट पे। अभी बात बताओ यार, जतिन भाई बस पे जा रहे हैं, अच्छा लगेगा? मतलब जतिन भाई की पर्सनैलिटी पे सूट करेगा बस पे जाना? मेट्रो में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, मजा नहीं आएगा ना, आप समझ लो मजा नहीं आएगा। तो जतिन भाई भाग के अपने बेस्ट फ्रेंड विक्रम के पास आते हैं और विक्रम को बोलते हैं, विक्रम भाई मेरे को ना तेरी भाभी जी के साथ डेट पे जाना है। अब डेट पे जाने के लिए ना मुझे तेरी बुलेट चाहिए, बुलेट में पूरी हवाबाजी आएगी, मुझे मतलब वाइब लेनी है पूरी बढ़िया वाली, रात को एकदम मस्त बाइक राइड, ठीक है। तो विक्रम ने कहा भाई कैसी बात कर रहा है तू, भाई है तो अपना, एक काम कर ले जा बुलेट। अरे ले जा बुलेट, कोई टेंशन थोड़ी है। तो बेटा यहाँ पे विक्रम ने पता क्या करा, विक्रम ने बुलेट और बुलेट की चाबी दोनों ट्रांसफर कर दिए। किसको बेटा, विक्रम ने ट्रांसफर कर दिए जतिन को। समझना, बेलमेंट आपकी अभी बुक में है नहीं,
मैं आपको नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं बेटा। जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे तब अपने आप पॉइंट कनेक्ट कर लोगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप समझो थोड़ा सा, ठीक है ना। विक्रम भाई ने बुलेट की चाबी और बुलेट जो है वो जतिन भाई को दे दी, भाई घूम ले। बट विक्रम भाई ने बोल दिया, भाई देख यार मेरे को ना शाम को जाना है, तो एक काम करियो, मेरे को शाम को जाना है, तुझे अभी लंच करने जाना है, तो एक काम कर तू लेके जा, मस्त एकदम घूम फिर के आइयो, और वापस आके मुझे ना बस एक काम कर दे भाई, मुझे जो मेरी सेम बुलेट है, मेरी जो बुलेट है वो वापस लौटा दे। क्या कर दे? रिटर्न कर दे। और टाइम बता दिया भाई 8 बजे। 8 बजे मुझे काम पे जाना है, तो तू 8 बजे तक मेरे को रिटर्न कर दियो बुलेट। ऐसा करके मस्त एकदम डील कर ली। मेरे को एक बात बताओ बेटा, बस मुझे एक बात बताओ, समझो। यहां पे विक्रम भाई ने क्या गुड्स का यानी बुलेट का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दी, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, बेच दी, सेल कर दी। ना सर ना, विक्रम ने सेल थोड़ी करी, ओनरशिप थोड़ी दे दी जतिन को। विक्रम ने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं करा। यहां पे भाई ने विक्रम भाई ने जो ट्रांसफर करा जतिन को बेटा, वो है सिर्फ पोजेशन। क्या दिया है? सिर्फ पोजेशन दिया है रखने का। भाई की रख ले, तू पोजेशन रख अपने पास। ओनरशिप, आज भी ओनर कौन है? विक्रम। बेटा सेल होती तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती, बेलमेंट में कभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। बेलमेंट में विक्रम से जतिन को गुड्स का पोजेशन जा रहा है। गुड्स का क्या कर रहा है? पोजेशन। अब समझना, ये जो बेलमेंट है, बेलमेंट में पहली बात तो गुड्स का पोजेशन जा रहा है 1% टू अनदर, हमेशा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। बेलमेंट में क्या होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर होता है। नंबर 1, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ गुड्स का क्या जाता है? पोजेशन 1% टू अनदर, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे यहां पे पर्पस क्या है? यहां पे पर्पस है भाई साहब, जतिन भाई को कहां पे जाना है? डेट पे जाना है, दैट इज द पर्पस। और इस कंडीशन पे होता है कि भैया जतिन भाई जैसे ही आपका पर्पस अकम्प्लिश हो जाए, मेरे सेम गुड्स, ऐसे नहीं बुलेट है कुछ और दे रहे हो, मेरे सेम गुड्स आपको रिटर्न करने हैं। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अरे क्या है रे, आप इतना करते हो? अरे मेरा एग्जाम है, मेरे दोस्त का एग्जाम हो चुका है, मैंने बोला एक काम कर यार मुझको ना बुक दे दे। वो कह रहा है यार मेरे को ना आगे भी पढ़ना होगा। मैंने एक काम करना, मेरे एग्जाम तक आ रहे अगले महीने, तो 1 महीने मुझे बुक दे दे और उसके बाद तू ले लियो। तो देखो फिर से क्या बुक की ओनरशिप मिल गई मुझे? ना, उसने बुक का पोजीशन दे दिया बस। और क्या है? एक पर्पस के लिए, मेरे एग्जाम है, और इस कंडीशन में दिया कि 1 महीने बाद जैसे मेरे एग्जाम खत्म हो, सेम बुक मुझे क्या करनी है? रिटर्न करनी है। अरे हाँ कि ना? ये सर बेटा आपका ना एक फोन टूट गया, फोन ब्रेक हो गया, आप गए सर्विस सेंटर में जाके आप फोन बोल दो भैया ठीक करवा दोगे? भैया कहते हैं कि ठीक तो हो जाएगा, 2000 का खर्चा आएगा और आपको 2 दिन फोन छोड़ के जाना पड़ेगा। अब समझो, क्या आपने अपने फोन को सेल कर दिया? अरे नहीं सर, ओनरशिप थोड़ी दे दी, उसको बस 2 दिन के पोजीशन दिया है। तो मेरे से गुड्स का पोजीशन किसके पास जा रहा है? सर्विस सेंटर के पास, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। क्या? फोन रिपेयर करने के पर्पस से। और इस कंडीशन पे कि जब 2 दिन बाद वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा, मतलब मेरा फोन रिपेयर हो जाएगा, तो मेरा सेम फोन आपको क्या करना है? रिटर्न। क्या आपको बेलमेंट समझ आ रहा है बेटा? यस। तो बेलमेंट बेसिकली क्या है? बेलमेंट में पहली बात ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ट्रांसफर होता है। अब समझो बेटा, जिसके गुड्स है ना, ये विक्रम ओनर, इसे बोलते हैं बेलर। इसे क्या बोलते हैं बेटा? बेलर। मतलब जो ओनर है। और बेलर ट्रांसफर करेगा पोजीशन, ट्रांसफर करेगा गुड्स का, और जिस बंदे को वो गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर कर रहा है, मतलब जतिन, इसे बोलते हैं बेटा बेली। क्या है? बेली। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में 2 पार्टी होती है। मतलब गुड्स जो है वो बेलर से उनका पोजीशन जाएगा बेली को, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इस कंडीशन पे कि जैसे वो पर्पस फुलफिल होगा, आपको सेम गुड्स क्या करने? रिटर्न। नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, किसका? गुड्स का। किस पे? स्पेसिफिक कंडीशन पे। क्या कंडीशन? कि भाई जैसे फुलफिल हो जाए सेम गुड्स क्या करने? रिटर्न। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जो ओनर है वो होता है बेलर, मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है, और जिसको ट्रांसफर होता है पोजीशन वो होता है बेली, और इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब समझना, देखो यहां पे विक्रम जो है उसने बाइक दी जतिन को, अब देखो जतिन के लिए यहां पे कंसीडरेशन है, और कंसीडरेशन क्या है? कि उसे बाइक मिल रही है।
लेकिन बाइक मिलने के बदले क्या विक्रम ने उससे पैसे लिए हैं? क्या विक्रम को कोई बदले, उसने तो बाइक दे दी, क्या विक्रम को कोई बदले में पैसे मिले, कुछ मिला है? आंसर इज नो। तो यहां पे क्या बेलमेंट में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है विक्रम के लिए? आंसर इज नो। तो किस सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वैलिड नहीं हुआ? बेटा वैलिड होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ऊपर क्या बोला? नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन ना भी हो तब भी चलेगा, हो तब भी चलेगा, ना हो तब भी चलेगा। तो पहली बात तो आप एग्जांपल समझो, एग्जांपल समझने के बाद आप कॉन्सेप्ट को समझो। बेटा बेलमेंट मैंने बताया ना आपको, अब बस आप डेफिनेशन रीड कर लो एक बार, अभी मुझे और चीजें बतानी है, बट पहले एग्जांपल समझ गए ना आप? ठीक है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। डेफिनेशन क्या बोल रही है? कह रहा है बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेटा अभी ना आपने सेल ऑफ गुड्स पता नहीं है, तो मैं बता रहा हूं डिलीवरी का मतलब पता है क्या होता है? डिलीवरी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। डिलीवरी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ठीक है? तो पोजेशन ही जाता है, ओनरशिप नहीं। डिलीवरी देने से कभी ओनरशिप नहीं जाती, पोजेशन ट्रांसफर होता है। तो बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बाय 1% टू अनदर। बाय 1% का मतलब है किससे जाएगा बेटा? बेलर से किसको जाएगा बेटा? बेली को। तो यहां पे बोलना बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय 1% टू अनदर पर्सन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस ऑन द कंडीशन दैट आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सच पर्पस the same goods shall be must be returned to the बेलर। मतलब बेलर को वापस रिटर्न करने, बड़ा समझना, सेम गुड्स रिटर्न करने, सेम गुड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको बाइक दी मेरी और जतिन भाई मेरे को स्कूटी लौटा रहा है, ये ले भाई तेरी तो बाइक गई, ठोक दी मैंने, स्कूटी पकड़। या मैंने बाइक दी तो आप गाड़ी दे रहे हो, जो गुड्स मैंने दिए थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में वही आएंगे। तो असेंशियल पॉइंट देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन किसका? गुड्स का। फ्रॉम 1% टू अनदर, जिससे जा रहा है बेलर, जिसको जा रहा है बेली। तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम 1% टू अनदर, किस पे? एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, और इस कंडीशन पे कि जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल होगा आपको सेम गुड्स क्या करने हैं? बेलर को रिटर्न। ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब समझना, अब आपकी बुक में ऑल्दो इतना डेप्थ में है नहीं, बट मैंने पहले जो डेफिनेशन बता दी, बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन नहीं चाहिए, बट कभी चाहिए होती है। मतलब कभी चाहिए होती है, कभी नहीं चाहिए होती, समझना बेटा। इतने डेप्थ में है नहीं, बस मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपके लिए, समझना बेटा। जो बेलमेंट होती है ना, जो आपका बेलमेंट होती है, बेलमेंट होती है बेटा दो तरह की। बेलमेंट होती है दो तरह की। नंबर 1, नंबर 2 बेटा। एक होती है ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट। दो तरह की होती है, एक होती है ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट और दूसरी होती है बेटा नॉन ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट। एक पहला ग्रैटिट्यूअस, दूसरा नॉन ग्रैटिट्यूअस। समझना थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। बेटा ग्रैटिट्यूअस मतलब होता है ग्रैटिट्यूड शो करना। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुल, मतलब आप थैंकफुल हो किसी चीज के लिए। इन केस ऑफ ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट, ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम चार्ज। ग्रैटिट्यूअस का मतलब है फ्री फ्रॉम चार्ज, विच मीन्स ऐसी बेलमेंट जो कैसी है बेटा? विदाउट कंसिडरेशन। जो कैसी है बेटा? विदाउट कंसिडरेशन। जैसे अभी विक्रम जतिन का जो एग्जांपल लिया था, वो क्या विद कंसिडरेशन थी, विदाउट कंसिडरेशन? सर विदाउट कंसिडरेशन। बेटा ऐसी बेलमेंट जहां पे एक पार्टी के लिए कंसिडरेशन नहीं होता, उसे बोलते हैं ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट। जैसे मैंने आपसे बुक लो उधार पे ले ली, मैंने कहा भाई 1 महीने बाद पेपर है पढ़ने है, तो दो दोस्तों ने ऐसे बुक का एक्सचेंज कर लिया, दैट इज व्हाट? दैट इज ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट, जहां पे कंसिडरेशन नहीं लगती। तो ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट मतलब फ्री ऑफ चार्ज, विदाउट कंसिडरेशन। और ग्रैटिट्यूअस बेलमेंट ना हमेशा एक्सक्लूसिवली एक पार्टी के बेनिफिट के होती है। जैसे अभी विक्रम जतिन वाला एग्जांपल था, उसमें बेनिफिट सिर्फ किसका हो रहा था? सिर्फ जतिन का हो रहा था, समझ का? ऑन दी अदर हैंड नॉन ग्रैटिट्यूअस मतलब भैया फ्री फ्रॉम चार्ज नहीं है, चार्ज लेंगे। सर्विस सेंटर वाला एग्जांपल, पोजेशन कर रहे हो ना, फोन देकर आ रहे हो रिपेयर करने के लिए, तो भैया आपको तो फोन रिपेयर होकर मिल रहा है और बदले में वो अपने सर्विस चार्ज ले रहे नहीं ले रहे? यस सर ले रहे हैं। तो वो भी पेमेंट है, लेकिन कौन सी वाली? नॉन ग्रैटिट्यूअस। मतलब यहां पे आपकी विद कंसिडरेशन होगी, फ्री फ्रॉम चार्ज नहीं होगा, यहां पे आप कंसिडरेशन दोगे। और जैसे एक्सक्लूसिवली एक पार्टी के बेनिफिट के होती है,
ये होती है म्यूचुअल बेनिफिट क्लेम। मतलब इसमें तो दोनों का बेनिफिट है ना, मेरा फोन ठीक हो रहा है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं, तो ये दोनों के बेनिफिट के लिए होती है, ये एक्सक्लूसिवली एक पार्टी के बेनिफिट के लिए होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। इसका मतलब सर पहली चीज व्हाट इज बेलमेंट। बेटा बेलमेंट का मतलब है आप गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम बेलर टू बेली किसी स्पेसिफिक पर्पस पे, और इस कंडीशन पे कि जैसे ही वो पर्पस फुलफिल होगा आपको सेम गुड्स मुझे रिटर्न करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज बेलमेंट होती है दो तरह की, एक होती है ग्रेटिट्यूस, एक होती है नॉन ग्रेटिट्यूस। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट होती है बेटा फ्री फ्रॉम चार्ज, मतलब यहां पे देयर इज नो कंसिडरेशन। नॉन ग्रेटिट्यूस जो होती है बेटा उसमें चार्ज होता है, मतलब कंसिडरेशन होता है फॉर बोथ द पार्टीज। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं पढ़ रहा हूं एक्सेप्शन नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के, और यहां पे बोल रहा है नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो बेटा इन दोनों में से कौन सी कंसिडरेशन विदाउट, कौन सी बेलमेंट विदाउट कंसिडरेशन बनती है? सर ग्रेटिट्यूस, सर ग्रेटिट्यूस। तो बेटा यहां पे ना आपकी मॉड्यूल में भले ही बेलमेंट लिखा है, बट आप ब्रैकेट में लिख लेना किस बेलमेंट की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है ग्रेटिट्यूस बेलमेंट की, बेटा ये बात कर रहा है ग्रेटिट्यूस बेलमेंट की, मतलब नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, क्योंकि नॉन ग्रेटिट्यूस में तो कंसिडरेशन चाहिए होती है। आपके मॉड्यूल में कहीं बताया नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं बेटा, नॉन ग्रेटिट्यूस के केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता, उसमें कंसिडरेशन चाहिए। लेकिन अगर ग्रेटिट्यूस बेलमेंट का केस है तो वहां पे इवन विदाउट कंसिडरेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता है। तो इस केस में एक्सेप्शन जो पढ़ रहे हैं इसमें इंप्लाइड जो बेलमेंट है ना, ये बेलमेंट किस बेलमेंट की बात कर रहा है? ये ग्रेटिट्यूस बेलमेंट की बात कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मुझे लगता है आ गई हो। 2 पॉइंट हमने देखे अभी तक, इसमें किसी को कोई डाउट तो प्लीज मेरे को बताएंगे, अदरवाइज जल्दी से भाई जल्दी से मुझे बताओ, वरना हम आगे बढ़ेंगे। 5 पॉइंट कर लिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूं बेटा। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब भैया बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, हमेशा वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल है। लेकिन 7 एक्सेप्शंस में हम बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एंड एनफोर्सेबल बना सकते हैं। बट वो 7 केसेस कौन से? नंबर 1 इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। नंबर 2 कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन। नंबर 3 नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए और नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर नंबर 4 पर आए, नंबर 4 में मतलब कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। इसमें 4 पॉइंट है। पहला, कोई भी पास्ट वॉलंटरी सर्विस दी, किसको दी? टू दी प्रोमिसर। प्रोमिसर उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है और बाद में जाके प्रोमिसर ने खुद से प्रॉमिस कर दिया टू कंपनसेट, अब वो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट नंबर 5 बेलमेंट। तो मैंने आपको बताया पहला बेलमेंट क्या होता है बेटा, बेलमेंट बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट में पोजेशन ऑफ गुड्स, नॉट ओनरशिप, ओनरशिप नहीं, गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर होता है फ्रॉम बेलर टू बेली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और इस कंडीशन पे कि जैसे ही वो पर्पस फुलफिल हुआ आपको वो सेम गुड्स रिटर्न करने टू दी बेलर। ठीक है, बेलमेंट 2 टाइप की होती है, एक होती है ग्रेटिट्यूस, एक होती है नॉन ग्रेटिट्यूस। बेटा ग्रेटिट्यूस बेलमेंट एक ऐसी बेलमेंट होती है जिसमें जो फ्री ऑफ चार्ज होती है, मतलब देयर इज नो कंसिडरेशन, जैसे हमने विक्रम और जतिन भाई का एग्जांपल दिया। नॉन ग्रेटिट्यूस वाली जो होती है उसमें देयर इज कंसिडरेशन, जैसे आप सर्विस सेंटर में फोन देते हो या आपने किसी से कोई जैसे रेंट पे गाड़ियां देते हैं, अब आपने उनसे गाड़ी ले ली, वो क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। उन्होंने भाई आपको गाड़ी दे दी, वो बेलर आप बेली, आपने गाड़ी वाड़ी घुमाई, एक दिन घूम के आ गए, उसके बाद आप गाड़ी की चाबी उन्हें वापस दे दोगे और वो आपसे जो भी हायर चार्जेस होंगे वो सब लेंगे, समझ ना? दैट इज नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। तो बेटा यहाँ पे बेलमेंट के केस में कभी भी कंसिडरेशन नहीं चाहिए, बट ये कौन सी बेलमेंट है? ये बात कर रहा है ग्रेटिट्यूस बेलमेंट के केस में कभी भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और बिना कंसिडरेशन के भी ग्रेटिट्यूस बेलमेंट हमेशा क्या होती है? वैलिड एंड एनफोर्सेबल। तो मेरे हिसाब से 5 पॉइंट क्लियर। दोबारा बोलो, एजेंसी, नंबर 2 कंप्लीटेड गिफ्ट, नंबर 3 नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंडीशन याद रखना पर सारी, नंबर 4 कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, इसमें भी कंडीशन याद रखना, और नंबर 5 बेलमेंट। लेकिन बेलमेंट में कौन सी बेलमेंट बेटा? बेलमेंट में ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 5 पॉइंट हो गए बेटा डन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन के आता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बोले, केस स्टडी बोले, कुछ भी बोले, अच्छे से याद करना, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट बच गए, उनमें से एक तो बहुत छोटा सा है और एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर चर्चा करेंगे। केस स्टडी भी आई है 4 नंबर में उसमें, तो आप जल्दी से पहले ये नोट करो, सुंदर फटाफट।